हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PSN लेटेस्ट अपडेट में। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में हम BSTC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के ये क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पर तो हमारा आज की क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया था? 1950 में, 1952 में, 1955, 1960। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1955 में अधिनियम बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम सब। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके सामने। और तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। एक चौथा ऑप्शन है जो आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो है केंद्रीय वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखा है देखिए आप सभी। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है राज्य वित्त आयोग, यानी आपका राइट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा राज्य वित्त आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं, तो वीडियो लास्ट तक बनी रहिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली इन क्वेश्चनों से, बहुत ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896। सेकंड ऑप्शन दे रखा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। थर्ड ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी किस देश से हमने जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत वो लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश से हमने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर है राइट संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें अधिनिर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और चौथा ऑप्शन है संसद और विधानसभाएं। ठीक है दोस्तों, बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से राइट जो आंसर होगा वो होगा संसद, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी भारत का कोई भी नागरिक है तो वह नागरिकता किस प्रकार खो सकता है अपनी? ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए किस तरह से एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है भारत का। और देखिए आगे कुछ कोट वर्ड्स दे रखे हैं, इनके माध्यम से आपको आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 2, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 2। तो इनमें दे रखा है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, इन दोनों के माध्यम से भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यानी मूल अधिकार है उनको किस देश में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है भारत, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी मूल अधिकारों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, संविधान के अनुच्छेद 13 से 26 तक है, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक है और लास्ट ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक और अलौकिक भाग कहा है। तो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ। यानी कौन सा भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग नंबर 3 दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में जो दे रखे हैं उनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य है उनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में है। तो ऑप्शन दे रखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली और चंडीगढ़। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं। भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में है 510, सेकंड ऑप्शन में है 509, थर्ड ऑप्शन में 511 और फोर्थ ऑप्शन है अन्य। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 509 धाराएं दे रखी भारतीय दंड संहिता में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है। निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्णायक मत होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन दे रखे हैं, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सच्चिदानंद सिन्हा है। उन्होंने फर्स्ट जो भारतीय संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए। ऑप्शन दे रखे हैं 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 वर्ष होना अनिवार्य है कम से कम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन संसद के किस
संसद में पेश किया जाता है। संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, किसी में नहीं। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है? यूपीएससी उसका नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और लोकसभा स्पीकर को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन है? राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश का है, मद्रास का है, कलकत्ता का है और उड़ीसा का है। बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता का है, जो इन पे अधिकार दे रखा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? यानी बिना विधानसभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य, कोई भी मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? यानी 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा 6 माह के लिए। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ये पद पर रह सकता है? यानी कौन सा पद है जो भारत के राष्ट्रपति है उनकी इच्छा के अनुसार पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, निर्वाचित आयुक्त है या लोकसभा अध्यक्ष है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल है, जो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो शासन कर सकता है, उसके पद पर रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शीर्ष की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यानी भारत के उच्च न्यायालय है की जो शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसको ऑप्शन दे रखे, रीट अधिकारियों के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, पारदर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है गोकलनाथ, सेकंड ऑप्शन है केशवानंद भारती, थर्ड ऑप्शन है A.K. गोपालन, चौथा ऑप्शन है मेनका गांधी जी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, केशवानंद भारती केस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद चयनित को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 75। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद जो 75 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय, आप ऑप्शन दे रखे आपके सामने 4 है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी भारत नियुक्ति के समय अक्सर जो भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है उसकी नियुक्ति के समय वह क्या होना चाहिए? आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था। सेकंड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। जरूर नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंतर्गत आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना
चाहिए। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होने वाला जो है 4th नंबर ऑप्शन। जरूर नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंतर्गत आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। यानी जो 6 माह के अंतर्गत दोनों सदनों में से एक सदन में उसे सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। नीति निर्देशक तत्व की जो प्रेरणा हमको कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आयरलैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑस्ट्रेलिया से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिली है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को निर्देशित करता है। ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 75 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद जो 75 है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति की विवेचना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी के लिए, ज़रूरी है एग्ज़ाम में, बहुत ही BSTC के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको उनको इस तरह के क्वेश्चन मिल सके।